कल्पना कीजिए, किसी ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर एक बहुत ही शानदार विंटेज कार खरीदी है। पूरे पैसे चुका दिए, सारा कागजी काम भी पूरा हो गया और रजिस्ट्रेशन भी हो गया। लेकिन ठीक 6 महीने बाद एक दिन पुलिस दरवाजे पर आती है और कहती है कि भाई ये कार तो 5 साल पहले किसी दूसरे राज्य से चुराई गई थी। अब सवाल ये है कि क्या वो कार कानूनी रूप से अब भी उसी की है, क्योंकि पैसे तो ईमानदारी से दिए गए थे, या फिर अनजाने में ही सही वो व्यक्ति एक आपराधिक कृत्य का हिस्सा बन गया है। ये एक बहुत ही सटीक और व्यावहारिक सवाल है और देखिए इसी तरह के जटिल सवालों के जवाब आज हम इस इन डेप्थ लीगल एनालिसिस में ढूंढने वाले हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा ध्यान भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 के अध्याय 17 पर केंद्रित होगा और विशेष रूप से हम धारा 317 से लेकर 323 तक के प्रावधानों का गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। ये अध्याय संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के कुछ सबसे जटिल पहलुओं जैसे चुराई हुई संपत्ति, छल, प्रतिरूपण और लेनदारों के विरुद्ध धोखाधड़ी से संबंधित है। तो बेर एक्ट के इन प्रावधानों को पूरी तरह से डिकोड करने के लिए मैं आज के इस गहन जुडिशियल क्लास के लिए पूरी तरह तैयार हूं। ये विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण बिल्कुल सही है। मैं शुरुआत में ही स्पष्ट कर दूं कि जुडिशियल परीक्षाओं में और वास्तविक न्यायालयों में सफलता केवल सतही ज्ञान से नहीं मिलती। इस क्लास में हमारा जो मिशन है वो बिल्कुल स्पष्ट है, जीरो समराइजेशन। राइट, मतलब हम कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। हम बेर एक्ट की किसी भी धारा, सबसेक्शन, प्रोविजो या स्पष्टीकरण को नजरअंदाज नहीं करेंगे। हर एक शब्द जिसे विधायिका ने ड्राफ्ट किया है उसका अपना एक विशिष्ट विधिक अर्थ होता है। तो आज हम उसी तकनीकी भाषा का विच्छेदन करेंगे। शुरुआत करते हैं धारा 317 से, जो चुराई हुई संपत्ति या स्टोलन प्रॉपर्टी को परिभाषित करती है। अच्छा, जब हम सामान्य बोलचाल में चुराई हुई संपत्ति शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ रात के अंधेरे में होने वाली चोरी का विचार आता है। लेकिन मुझे लगता है कि बेर एक्ट की भाषा निश्चित रूप से इससे कहीं अधिक व्यापक होगी, है ना? हाँ, 100%। धारा 317 सबसेक्शन 1 की तकनीकी परिभाषा पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इसके अनुसार ऐसी संपत्ति जिसका कब्जा यानी पोजेशन केवल चोरी से ही नहीं बल्कि उद्यापन, जिसे एक्सटॉर्शन कहते हैं, लूट या छल के माध्यम से हस्तांतरित किया गया है, वो भी चुराई हुई संपत्ति की श्रेणी में ही आती है। ओहो, मतलब दायरा काफी बड़ा है। और इतना ही नहीं, बेर एक्ट आगे स्पष्ट करता है कि यदि संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग यानी क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन किया गया है या उसके संबंध में आपराधिक विश्वासघात यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया है, तो वो संपत्ति भी इसी परिभाषा के अंतर्गत आएगी। रुकिए, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ एक वैचारिक स्पष्टता चाहती हूँ। एक औसत विधि छात्र के लिए ये आपराधिक दुर्विनियोग और आपराधिक विश्वासघात लगभग एक जैसे ही लगते हैं। मतलब क्या हम इन दोनों के बीच का तकनीकी अंतर संक्षेप में समझ सकते हैं? देखिए, यह एक बहुत ही बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपराधिक दुर्विनियोग का अर्थ है जब कोई संपत्ति आपको अचानक मिल जाती है। मान लीजिए सड़क पर गिरा हुआ कोई बटुआ और आप उसे उसके असली मालिक को लौटाने के बजाय बेईमानी से अपने उपयोग में ले लेते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ शुरुआत में इरादा गलत नहीं था, संपत्ति बस हाथ लग गई। बिल्कुल सही। इसके विपरीत आपराधिक विश्वासघात में एक भरोसा यानी इंट्रस्टमेंट शामिल होता है। मालिक खुद अपनी मर्जी से संपत्ति आपको सौंपता है, जैसे कोई कंपनी अपने कैशियर को पैसे सौंपती है और फिर वो कैशियर उस भरोसे को तोड़कर उस पैसे का गबन कर लेता है। राइट। तो इन दोनों ही तरीकों से प्राप्त की गई संपत्ति धारा 317 के तहत चुराई हुई संपत्ति ही मानी जाएगी। और यहाँ एस्पिरेंट्स को एक और तकनीकी बिंदु पर ध्यान देना चाहिए। यह हस्तांतरण भारत के भीतर हुआ हो या भारत के बाहर कहीं भी, कानून की नज़र में वो चुराई हुई संपत्ति ही मानी जाएगी। क्षेत्राधिकार संपत्ति की इस दूषित प्रकृति को नहीं बदलता। मतलब अगर कोई दुबई में चोरी करके वो संपत्ति मुंबई ले आता है तो भारतीय अदालतों के लिए वो चुराई हुई संपत्ति ही रहेगी। ये तो स्पष्ट है। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा वैचारिक सवाल उठता है। क्या कोई संपत्ति जिस पर एक बार ये चुराई हुई संपत्ति का टैग लग गया वो हमेशा के लिए यानी अनंत काल तक चुराई हुई संपत्ति ही बनी रहती है? अगर मैं इसे एक मेटाफर के जरिए समझूं तो क्या ये एक रेडियो एक्टिव टैग की तरह है कि जब तक ये चोरों के नेटवर्क में घूम रहा है, जो भी इसे छुएगा वो इस अपराध के रेडिएशन का शिकार होगा? आपका ये रेडियो एक्टिव टैग का दृष्टांत काफी प्रासंगिक है
और यहीं पर बेयर एक्ट का अपवाद यानी एक्सेप्शन लागू होता है। विधि का ये स्पष्ट नियम है कि संपत्ति हमेशा के लिए दूषित नहीं रहती। अच्छा। तो ये डिकंटामिनेट कैसे होती है? धारा 317 सब सेक्शन 1 के अपवाद के अनुसार यदि ऐसी संपत्ति बाद में उस व्यक्ति के पास वापस आ जाती है जो उसका कानूनी रूप से हकदार है, तो उसी क्षण उसका चुराई हुई संपत्ति का टैग हट जाता है, या आपके शब्दों में कहें तो वो डिकंटामिनेट हो जाती है। एक बार जब वैध स्वामी को उसका कब्जा वापस मिल गया, तो उस संपत्ति की आगे की गई कोई भी बिक्री या हस्तांतरण पूरी तरह से वैध होगा। समझ गई। इसका मतलब है कि वैध स्वामित्व बहाल होते ही संपत्ति का आपराधिक इतिहास पूरी तरह से शून्य हो जाता है। अब अगर हम इसके दंडात्मक प्रावधानों धारा 317 के सब सेक्शन 2 से 5 की ओर बढ़ें, तो बेयर एक्ट कहता है कि केवल चोरी करना ही नहीं, बल्कि ऐसी संपत्ति को अपने पास रखना भी एक अलग और स्वतंत्र अपराध है। एकदम सटीक। धारा 317 के तहत दंड के पैमाने को अपराध की मूल गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यदि कोई व्यक्ति ये जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि संपत्ति चुराई हुई है, उसे बेईमानी से प्राप्त करता है या अपने पास रखता है, तो इसके लिए सामान्य सजा 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों निर्धारित हैं। जी। इसी तरह जो व्यक्ति ऐसी संपत्ति को छिपाने, निपटाने या उसे दूर करने में स्वेच्छा से सहायता करता है, उसे भी 3 वर्ष तक की जेल या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। लेकिन अब इस जुडिशियल क्लास में मेरा आपसे क्रॉस क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ये बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। यदि अभियोजन ये सिद्ध कर दे कि विचाराधीन संपत्ति किसी डकैती के माध्यम से प्राप्त की गई थी या किसी डकैतों के गिरोह के सदस्य से प्राप्त की गई थी, तो बेयर एक्ट के अनुसार सजा क्या होगी? क्या वो भी 3 से 5 साल के आसपास ही रहेगी? अगर मामला डकैती का है जिसमें हिंसा और हथियारों का इस्तेमाल होता है, तो मुझे लगता है कि सजा थोड़ी बढ़ जानी चाहिए, शायद 7 साल तक का कारावास। नहीं, आपका ये अनुमान अकादमिक रूप से गलत है। ओह, अच्छा। देखिए, यहाँ कानून संगठित अपराध को बिल्कुल अलग और बेहद सख्त नजरिए से देखता है। धारा 317 सबसेक्शन 4 के तहत अगर संपत्ति डकैती से जुड़ी है, तो सजा केवल थोड़ी नहीं बढ़ती, बल्कि वो सीधे आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कठोर कारावास तक पहुंच जाती है, और साथ में जुर्माना भी देय होता है। बाप रे, आजीवन कारावास केवल संपत्ति प्राप्त करने के लिए? ये तो वाकई कानून का बहुत सख्त रुख है। हाँ, और इसके पीछे एक ठोस कारण है, क्योंकि डकैती जैसे जघन्य अपराधों का मुख्य उद्देश्य ही संपत्ति लूटना होता है। यदि चुराई हुई संपत्ति खरीदने वालों का बाजार ही खत्म कर दिया जाए, तो डकैती का आर्थिक प्रोत्साहन ही समाप्त हो जाता है। ये तो बहुत ही लॉजिकल है, सप्लाई और डिमांड की चेन तोड़ना। बिल्कुल। इसके साथ ही बेयर एक्ट धारा 317 सबसेक्शन 5 में उन अभ्यस्त अपराधियों के लिए भी समान रूप से कठोर सजा का प्रावधान करता है जो आदतन चुराई हुई संपत्ति का व्यापार या लेन देन करते हैं। उनके लिए भी आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। ये प्रावधान चोर बाजारों और सिंडिकेट्स की आर्थिक रीढ़ तोड़ने के लिए ड्राफ्ट किया गया है। राइट, ये बहुत ही तार्किक है। तो धारा 317 स्पष्ट रूप से दिखाती है कि जब कोई संपत्ति बलपूर्वक या चोरी छिपे ली जाती है, तो कानून कैसे काम करता है। लेकिन अब बलपूर्वक संपत्ति लेने से आगे बढ़कर हम मनोवैज्ञानिक हेरफेर पर आते हैं। मेरा मतलब धारा 318 से है। छल यानी चीटिंग। यहाँ अपराधी हथियार का इस्तेमाल नहीं करता, वो पीड़ित के दिमाग से खेलता है। एकदम सटीक विश्लेषण। और यही कारण है कि धारा 318 सबसेक्शन 1 का विधिक विश्लेषण करते समय हमें इसकी सामग्री को बहुत सावधानी से तोड़ना होगा। छल तब घटित होता है जब कोई किसी व्यक्ति को धोखा देता है और उस धोखे के परिणाम स्वरूप उसे 2 में से कोई एक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। वो 2 कार्य क्या हैं? पहला, किसी को संपत्ति देने के लिए प्रेरित करना, या किसी संपत्ति को अपने पास रखने की सहमति देने के लिए प्रेरित करना। दूसरा, जानबूझकर उस व्यक्ति को ऐसा कोई कार्य करने या ना करने के लिए प्रेरित करना जिसे वह धोखा ना मिलने की स्थिति में कभी नहीं करता। लेकिन यहाँ एक बात है जो मुझे अक्सर कंफ्यूज करती है। क्या छल केवल वित्तीय या संपत्ति के नुकसान तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। बेयर एक्ट का दायरा बहुत विस्तृत है। ये स्पष्ट करता है कि इस कार्य या लोभ के कारण उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचना चाहिए या पहुंचने की संभावना होनी चाहिए।
अच्छा, मतलब मन और प्रतिष्ठा भी शामिल हैं। जी हाँ, यानी यदि कोई व्यक्ति किसी को धोखा देकर ऐसा कार्य करवाता है जिससे उसे मानसिक आघात पहुंचता है या उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होती है, तो वह भी विधिक रूप से छल है। और देखिए, यहाँ यह समझना आवश्यक है कि धोखा केवल सक्रिय रूप से झूठ बोलने तक सीमित नहीं है। धारा 318 के स्पष्टीकरण को पढ़ें। तथ्यों को बेईमानी से छिपाना यानी डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स भी इस धारा के तहत धोखा माना गया है। हाँ, ये स्पष्टीकरण तो बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि कई परिस्थितियों में मौन रहना या सच न बताना भी धोखे की श्रेणी में आ सकता है। अगर हम इसे बेर एक्ट में दिए गए दृष्टांतों के माध्यम से समझें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। बिल्कुल, इलस्ट्रेशंस बहुत जरूरी हैं। जैसे दृष्टांत ए बताता है कि यदि कोई सिविल सेवा में होने का झूठा नाटक करके किसी दुकानदार से उधार सामान लेता है तो वो छल है। या दृष्टांत बी और सी के अनुसार किसी वस्तु पर किसी प्रसिद्ध निर्माता का नकली मार्क लगाना या किसी को खोटा नमूना दिखाकर जानबूझकर घटिया माल बेचना, ये सब स्पष्ट रूप से धोखा है। में पैसे ही नहीं है और वो चेक निश्चित रूप से बाउंस होगा, तो ये छल है। इसी प्रकार कांच के टुकड़ों को असली हीरा बताकर किसी के पास गिरवी रखना और पैसे लेना भी छल की परिधि में आता है। जी। इन सभी दृष्टांतों में एक बात समान है, पीड़ित खुद अपनी मर्जी से संपत्ति सौंप रहा है, उसकी सहमति ली जा रही है, लेकिन वो सहमति तथ्यों की भ्रांति पर आधारित है जिसे अपराधी ने जानबूझकर पैदा किया है। राइट। और यहीं पर मेरे मन में वो सबसे बड़ा वैचारिक सवाल उत्पन्न होता है जो विधि के छात्रों को अक्सर परेशान करता है। दृष्टांत जी संविधा भंग यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और छल के बीच के अंतर की बात करता है। मान लीजिए मैंने किसी से व्यापार के लिए पैसे लिए और वादा किया कि मैं 6 महीने में लौटा दूंगी, लेकिन व्यापार